My name is Himanshu Saraswat and I am from Triple IT Sri City, which is situated in Andhra Pradesh. Now, we will see our chemical bonding chapter. We will continue from question number 16th today. Okay. क्योंकि हमने 15th क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो आज हम 16 to 40 देखेंगे। तो हमने 15th क्वेश्चन तक ये कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि although both CO2 and H2O are triatomic molecules, the shape of the molecule is bent while the CO2 is linear. Explain this. Okay. तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो CO2 और होता है और H2O होता है, इन दोनों के शेप अलग-अलग हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसमें मतलब C एक है, O2 2 हैं और इसमें ऑक्सीजन एक है, H2 2 हैं। मतलब फॉर्मूला लगभग सेम है बट शेप अलग-अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक रीज़न ये था कि CO2 में जो है C डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, बट जो H2O है उसमें ऑक्सीजन एक-एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, बल इसके साथ ही इसके पास 2 लोन पेयर और बचेंगे, जो इसको एक्स्ट्रा लोन पेयर रिपल्सन देंगे और साथ में बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो रहेगा ही, इसके कारण इसकी जो शेप होगा वो 180 डिग्री यानी कि एक फ्लैट सरफेस के अलावा इसको लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर से डिफरेंट होगा और बेंट होगा। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16th है। व्हाट राइट द सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का मतलब सिग्निफिकेंस और जो एप्लीकेशन ये है, द डायपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब डायपोल मोमेंट और कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि एक जो मॉलिक्यूल है अपना वो पोलर कितना है, उसके मतलब पोल्स पे कितना जो डिपेंड कर रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन में ये थोड़ा-सा पोलर है क्योंकि ऊपर ऐसे एक भी बॉन्ड नहीं है, दोनों लोन पेयर हैं और लोन पेयर डायपोल मोमेंट पैदा नहीं करते, मतलब बहुत कम पैदा करते हैं। तो और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इधर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक साइड में बेंट होने के बाद साथ से ये ऊपर मतलब एक इस ऐसा स्ट्रक्चर पैदा कर देंगे कि एक बैलेंस नहीं होगा अच्छे से। इस मतलब एक पोलैरिटी रह जाएगी इस मॉलिक्यूल में। तो इसी चीज़ को डायपोल मोमेंट से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, तो जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऑक्सीजन H2O और CH4। CH4 में चारों जो बॉन्ड बने हुए हैं वो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। मतलब चारों बॉन्ड में सेम फोर्स लग रहा होगा। किसी भी बॉन्ड में ज़्यादा फोर्स लगेगा तो बैलेंस रहेगा एक तरह से। जबकि H2O में ऐसा नहीं है, ये एक पोलैरिटी लेके आ जाएगा। तो जिस भी में जो भी एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल कह लीजिए, अगर वो पोलर है, तो उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर 0 होगा और जो नॉन पोलर है, उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन मान लीजिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करनी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is tendency of atom of an element in a chemical compound to attract a shared pair of electron toward it in a covalent bond। मतलब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में एलिमेंट को मतलब जो होता है ना टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट केमिकल बॉन्ड टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर। मतलब किसी भी शेयर्ड पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। वो एक पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब फ्लोरीन को छोड़ देंगे ना ऐसे ही, तो वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसके साथ वो अपने अपने कंपाउंड बना लिया करेगा। ऐसा है। ओके, तो अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको आपको मतलब नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। isolated gaseous atom to attack accept an additional electron to form a negative ion। मतलब एक एक आपके पास एलिमेंट है
तो वो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को नेगेटिव आयन बना रहा है। तो इस चीज की टेंडेंसी ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके बाद खुद नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है। तो ये अ, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और ये इसी चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट डिफरेंस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको समझाना है। सबसे पहले देख लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड bonding is a type of chemical bond where a pair of electrons are unequally shared between two atoms. The bonding of hydrogen, okay, ये तो एग्जांपल है। जैसे मतलब इसमें कह रहे हैं कि एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि जिसमें भी अगर कोई सा भी एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक जो है, एक एलिमेंट वो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बहुत ज्यादा पावर से, तो एक साइड में इसकी पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें ये ना ही एक आयनिक बॉन्ड की तरह काम करेगा और ना ही एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करेगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। अब जैसे HCl, अब एक डाउट रहता है सभी का कि H हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको आयनिक बॉन्ड होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं यहाँ। यहाँ पर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, तो इसको आपको याद कर लेना या फिर रिमेम्बर कर लेना। Now come to the 19th question. 19th question is that arrange the bond in order of increasing ionic character in the molecule. Okay, तो हमको इसको अरेंज करना है एक आयनिक कैरेक्टर के फॉर्म में। ओके, तो क्वेश्चन ये है ना, तो ओके, LIF सबसे पहला एलिमेंट है LIF। तो LIF मतलब इसमें कुछ रूल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब या फिर आयनिक कैरेक्टर चेंज करने के, चेक करने के। तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो उस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, अगर अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो इन चीजों का ध्यान ध्यान रखना है। और उसके बाद ये चीज ध्यान रखनी है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जाके बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। तो कोई बॉन्ड कितना ज्यादा आयनिक हो सकता है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि एक एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक दूसरा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा आयनिक है। तो इसमें एक है LIF। तो LIF आप जानते हैं कि आई में F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Li भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मतलब आयनिक बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर आप आयनिक बोल सकते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले रखा है। और उसके बाद K2O में भी दो के एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ऑक्सीजन भी 2+2 मतलब नेगेटिव के साथ सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में भी जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। ओके, लेकिन हाँ ये LIF से कम ही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट N2। N2 में तो ये ना आयनिक है ही नहीं मोस्टली, क्योंकि इसमें कोवेलेंट यूज होता है और कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगला है SO2। SO2 में S और O2, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये S है, ये डबल बॉन्ड के साथ O बना, ये डबल बॉन्ड के साथ A जोड़ा और दो बचे हुए लोन पेयर। ओके, तो ये भी एक आयनिक बॉन्ड नहीं है, या आयनिक कैरेक्टर इसका थोड़ा सा N2 से ज्यादा है, बट आयनिक बॉन्ड नहीं है ये आयनिक कैरेक्टर, तो इसलिए हम इसको लास्ट में रखेंगे N2 और H2 को। ओके, अब आते हैं ClF3। ओके, तो F3 आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सॉरी F फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाँ जो उसके साथ में जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम इसको आयनिक कंसीडर नहीं कर सकते, बट हाँ ये K2O से थोड़ा सा कम है, लेकिन SO2 से तो ज्यादा ही है आयनिक है, क्योंकि एक इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमारा सीरीज जो होगा वो इस तरह का होगा कि N2 सबसे पहले, उसके बाद SO2, ClF3, K2O और LIF। ओके, तो ये हमारा
19 क्वेश्चन हो गया, तो 20 क्वेश्चन है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन है हमारा कि the skeleton structure of CH3COOH as shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure for acetic acid. तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या गलत है। तो सबसे पहले ये आपने ध्यान दिया होगा इस H पर, तो ये H क्या है, हम हाइड्रोजन मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड बना दिए हैं। तो एक सबसे बड़ी गलती तो यही है। उसके बाद यहाँ देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम दो बना सकता है लेकिन एक बनाया है, इसकी वैलेंसी अभी खाली डली हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के इस पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, जैसा कि हमने यहाँ लगाया है। यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, यहाँ से हटा के, तो ये अब एकदम करेक्ट हमारा फॉर्मूला बन गया है एसिटिक एसिड का। तो यही गलती थी, हमने ये गलती निकाल दी। नाउ कम टू द 21st question. Apart from tetrahedral geometry, another possible geometry of CH4 is square planar with the four hydrogen atom at the corner of the square and C atom at the center. Explain why CH4 is not square planar. Okay. तो इसमें एक assumption दिया गया है कि अगर CH4 को हम स्क्वायर प्लेनर बना दें तो ये स्टेबल क्यों नहीं है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो वैसे जनरली CH4 होता है टेट्राहेड्रल, अब इसमें बना रहे हैं हम स्क्वायर प्लेनर। अगर हम स्क्वायर प्लेनर बना देते हैं इसको, तो इसके बॉन्ड के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। हम्म जैसा कि एक स्क्वायर या फिर स्क्वायर में होता है ना, एक सेंट्रल एटम से अगर सेंटर से अगर हम जो कॉर्नर्स को मिलाने दो लाइन डालें तो आपस में वो वन मतलब 90 डिग्री पर होंगी, तो ये 90 डिग्री दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल होगा। बट एलिमेंट जो है खुद के बॉन्ड एंगल को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा, ये खुद को तोड़ेगा या फिर इसको इसके अपने शेप को तोड़ेगा और टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये कभी भी मतलब खुद को स्टेबल बनाने के लिए कभी भी मिनिमम बॉन्ड एंगल पे नहीं रहेगा, जब तक कि कोई इसको रिपल्सन ना दे बहुत भयंकर। तो ये मतलब इस चीज की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, तो नाउ कम टू द 22 क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई BeH2 molecule has zero dipole moment although the BeH bond are polar। तो इसमें बोला गया है कि अगर ये मतलब हमें पता है कि BeH जो बॉन्ड होता है वो एक पोलर बॉन्ड है, तो फिर है हाँ BeH2 मॉलिक्यूल है, उसका जीरो डायपोल मोमेंट क्यों है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BeH2 बना लेंगे। तो ये है हो गया BeH2। तो इसमें क्या कर रहे थे, ये अपनी साइड डायपोल मोमेंट दे रहा था, तो एक ये अपनी साइड देगा डायपोल मोमेंट, एक ये भी तो देगा अपनी साइड डायपोल मोमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट अपोजिट साइड में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन पोलर हो जाता है फिर, क्योंकि BeH पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है सबका। बट यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है आपस में, इसलिए। ओके, तो 23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Here is our 23 question. Here it is. Which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? ओके, तो इसमें पूछ रहे हैं कि NH3 और NF3 इनमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। ओके, तो देखें कि अब जो लोन पेयर होता है वो अपनी साइड एक मतलब फोर्स लगाता है डायपोल मोमेंट के लिए, तो ये तो लगा ही रहा है, दोनों में लगा रहा है, इसमें भी लगाएगा इसमें भी लगाएगा। ओके, तो लेकिन जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लगाएगा है, तो ये इधर से जाएगा और ये खुद भी इधर जा रहा है, तो मतलब ये ऐड हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। मतलब देखो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऊपर भी है,
तो मतलब ये एड ऑन हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें ये ऊपर है, इसमें ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है। तो इसमें क्या है ना, ये ऊपर वाला जो वेक्टर है वो इन तीनों में से थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट अपने NH3 का होगा। ओके, तो इसको ऐसे देख सकते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 24। व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय शेप ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है। मेंट बाय मतलब इसका मतलब क्या है, sp sp2 और sp3 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp का क्या मतलब है। तो जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है, एक s होगा एक ऑर्बिटल, एक होगा p ऑर्बिटल, एक होगा s और एक होगा p। तो इसमें क्या है कि जब हम एक s और एक p लेते हैं तो हमारे पास दो sp ऑर्बिटल बन जाते हैं, दो sp ऑर्बिटल बन जाते हैं, मतलब आपस में कंबाइन करके ये sp ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसमें से 50% पार्ट होगा s का, 50% होगा p का। ओके, तो इसमें अब sp2 आ जाता है। sp2 में क्या आएगा कि एक होगा s और प्लस 2 पार्ट होंगे p के, यानी कि इससे 3 पार्ट बनेंगे sp2 के, जैसा कि इसमें देख लिया है। ये 3 पार्ट है ना sp2 के। ओके, तो इसमें s का परसेंटेज होगा 33 और p का होगा 6.7 इतना। अब आते हैं sp3। sp3 में सेम इन्हीं की तरह s का एक पार्ट और p का 3 पार्ट, जिससे 4 पार्ट sp3 के बन जाएंगे। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें s का परसेंटेज रहेगा 25 और p का 75। तो जितना ज्यादा हम p का ऑर्बिटल मतलब s का परसेंटेज कम करते जा रहे हैं, तो एक रूल होता है कि जितना ज्यादा s का परसेंटेज कम होगा उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव होगा, मतलब जितना कम s परसेंटेज उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पर। 25 क्वेश्चन, ओके। 25 क्वेश्चन, describe the change in hybridization if any of the Al atom in the following reaction। मतलब अगर हम AlCl3 प्लस Cl का मतलब रिएक्शन करा दें तो AlCl माइनस मतलब 4 बन जाता है माइनस। तो इसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तो वैसे देखो, AlCl3 होता क्या है। AlCl3 होता है एक आयनिक बॉन्ड होता है AlCl3। तो ये एक आयनिक बॉन्ड है, या फिर थोड़ा बहुत बहुत मिनिमम कोवेलेंट मान सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा है, अगर इसमें एक क्लोरीन और ले आए तो एक क्लोरीन और लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये sp3 बन जाएगा, sp2 sp3, Cl 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 और Cl और एक किसी Cl पर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये sp3 बन जाएगा और ये पार्शियली बॉन्ड होगा, एक पार्शियल बॉन्ड, मतलब फुल बॉन्ड नहीं होगा कोई सा भी, है पार्शियल बॉन्ड होगा। तो इसमें रेजोनेंस होगा और हर नेगेटिव चार्ज हर Cl पे रहेगा और हर Cl पे एक पार्शियल बॉन्ड होगा। तो क्या हुआ, sp2 sp3 हो गया, sp2 sp3 हो गया। AlCl3 sp2 था, जिससे sp3 हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which is there any change in the hybridization of B and N atom as a result of following reaction। ओके, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, इसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया है शायद, या ये, तो इसको देखिए आप कि अगर हम BF3 और NH3 की रिएक्शन करा दें, जैसा कि मैं बी क्या था, BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, इन सब दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बी
एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, ये N के साथ एक बॉन्ड, H, ये H और ये एक। तो मतलब स्टार्टिंग में BF3 क्या था? BF3 था sp2, लेकिन बाद में जो एडक्ट बना, इस एडक्ट ने क्या किया, एक बॉन्ड और बना लिया NH3 के साथ, जिससे दोनों की दोनों, मतलब NH3 तो पहले से भी sp3 था, NH3 पर कुछ फर्क नहीं हुआ, बट BF3 की जो होगी मतलब ऑर्बिटल, वो sp3 हो गया, तो ये चेंज हुआ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 26। अब आते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम showing the following formation of double bond and triple bond between carbon atom in C2H5 and C2H2 molecule। तो मतलब इनका डायग्राम बनाना है C2H4, मतलब एक है एथीन, एक है एथाइन। तो इसमें एक है C डबल बॉन्ड C और एक है C ट्रिपल बॉन्ड C। तो हमको इनका फॉर्मेशन बनाना है। क्या है? ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो इसका हमें फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये बताना है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कार्बन एटम है, तो एक एक इसके पास था एलिमेंट, और एक दूसरा कार्बन है, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं। तो क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, और एक डबल बॉन्ड इन्होंने ऐसे बनाया, एक हाइड्रोजन ऐसे आया, एक हाइड्रोजन ऐसे आया इधर, एक हाइड्रोजन ऐसे आया। तो अभी इनकी बैलेंस पूरी हो गई। अब क्या करेंगे हम, इनमें से ये दो हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, मान लीजिए। तो इन दोनों को हटाया तो दोनों कार्बन के पास एक एक मतलब इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में पार्शियल, मतलब एक खुद खुद ही में अपने पास में बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना लेंगे। ये इसकी जरूरत पूरी कर देगा, ये इसकी जरूरत पूरी कर देगा। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन और हट गए, तो इसमें एक एक और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और इसको कम करने के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड और बना लेंगे आपस में, मतलब अब इससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकते। फोर फोर बॉन्ड नहीं होते, क्योंकि तो 3 बॉन्ड इसने आपस में बना लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की खुद ही अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से ले रहे हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स में हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ओके, जैसे कि इसमें दिए रखा है, कितने थे। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि अगर हम इसमें तो पहले वाला कर दिए। ओके, ये रहा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और इन्होंने खुद ने गलत जगह, कोई हम बता देते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक खुद में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ओके, अब आता है ये डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो डबल बॉन्ड वाला ऐसा होगा, इसमें 1 2 3 4, 4 हो गए सिग्मा, सॉरी 4 + 1 5 सिग्मा और 1 पाई। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है लगता है। आते हैं 29th क्वेश्चन पे। कंसीडर x axis as internuclear axis, which out of following which will not form a sigma bond and pi। okay। Sorry। तो ये चार, मतलब 3 4 ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो और मतलब एक्स एक्सिस में, तो इनमें से कौन सा जो होगा वो अ, बनाएगा नहीं पाई बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, कौन सा, और वाई। तो 1s1, मतलब 1 1 1s और 1s। तो इनमें इनके बीच में तो आपस में सिग्मा बॉन्ड होता ही है।
जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है ना H2 में, तो इसमें तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, 1s और 2px, तो इनमें भी एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही। अब आते हैं 1s और 2s, तो इस इनमें भी होगा एक सिग्मा बॉन्ड, और एक होगा ये 2p और 2p, इनमें नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के हैं ना दोनों, वाई एक्सिस के हैं, तो पैरेलल होने की वजह से ये मतलब डबल बॉन्ड बना देंगे। ओके, तो ये इसका रीजन हो गया। तो अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय कार्बन एटॉम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला है CH3 तो हमने देखा है कि CH3 में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक कार्बन के साथ होता है, मतलब 4 बॉन्ड टोटल, तो sp3, दोनों ही sp3। अब ये आ गया, अब इसमें भी CH3 और एक कार्बन के साथ है, तो ये वाला जो होगा कार्बन होगा sp3, और इसमें क्या है, दो, एक डबल बॉन्ड दे रखा है, तो एक डबल बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड, एक एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, मतलब टोटल 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड यानी कि sp2, ये भी sp2। अब ये इस पे आते हैं, इसमें का जो CH3 है वो sp3, CH2 है वो भी sp3, क्योंकि दो, एक कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और दो हाइड्रोजन के साथ। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी sp3 ही है, क्योंकि एक है कार्बन के साथ, एक है हाइड्रोजन के साथ, और दो लोन पेयर। ओके, तो ये हो गया अपना ये, और CH3CHO, इसका डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ। CH3CHO था ना, तो ये ऐसा है। हम्म, तो ये है ऐसा। ओके, तो CH3 है ना, तो CH3, ये तो sp3 हो जाएगा, ये भी ये sp2 हो जाएगा, फिर एक डबल बॉन्ड है इसके पास, और ये तो होता ही है हमेशा। इसमें क्या है, ये दो डबल बॉन्ड इसके साथ ले लिए हैं, एक ये, तो sp2 ऑक्सीजन इसमें होगा ही। ओके, अगला क्या है, CH3COOH, तो CH3COOH का डायग्राम तो हमारे पास पहले से ही है, इसी से देख लेंगे, ये रहा। तो इसमें इस कार्बन के पास तो sp3 हो गया, इसमें इस कार्बन इस कार्बन के पास sp3 हो गया, सॉरी sp2 हो गया, इस कार्बन के पास ये दो लोन पेयर भी हैं और दो बॉन्ड भी हैं, तो ये भी sp3 है, लेकिन इसके पास दो लोन पेयर के साथ ही एक डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 है। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 31 आई थिंक, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉन्डिंग। ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इसका सीधा सा एक आंसर है अपना, कि जो बॉन्ड होते हैं, मतलब दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंसी रखते हैं, कोवेलेंट होके आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो हो जाता है, हाँ, हो जाएगा बॉन्ड पेयर। एंड जो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो इस तरह ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की कथा है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 31। हाँ, जो मैंने इसमें दे रखा है, देखिए, इसमें ये दो लोन पेयर हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, वो जो कि एक लोन पेयर बना रहे हैं, और तीन ये बॉन्ड पेयर हैं, इस तरह का ये इसमें डिस्टिंग्विश होता है। ओके, 32 क्वेश्चन है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बता, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। ओके, तो इसमें डिफरेंस के लिए कुछ पैमाना दे रखा है, जैसे कि एक तो डेफिनेशन हो गई, like that is sufficient for this question। तो इसमें कुछ पैमाने हैं, जैसे कि डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या करें, डेफिनेशन क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब हेड टू हेड इसमें ओवरलैपिंग होती है। ओके, तो इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसमें पैरेलल साइड वाइज ओपनिंग होती है, मतलब
भी है और ऐसे ऐसे भी है, तो हेड टू हेड साइडवाइज पैरेलल मतलब ऐसे ये होगी पैरेलल साइडवाइज ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ज्योमेट्री क्या है, लीनियर एंड कोएक्सियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इसमें होता है साइडवाइज और लेटरल बॉन्ड। मतलब ये बता है साइडवाइज होता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑल बैंड्स और पाई बॉन्ड होते हैं रिलेटिवली वीकर बॉन्ड। ओके, क्योंकि जितने ज्यादा जो बॉन्ड बनाएगा तो हमने पढ़ लिया था सिंगुलरिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहता है और इसकी इसमें ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाता है, मतलब मे बी सिंगल और मे बी डबल और ट्रिपल। ओके, तो एग्जाम्पल, तो इस चीज के एग्जाम्पल है एक हाइड्रोजन लाइक है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन। ओके, मतलब जिसमें एल्केन आपको पढ़ा जैसे कि CH3 CH, सॉरी, मतलब CH3 में जैसे कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होता है सिंगल बॉन्ड, तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और इसमें होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन एंड एल्काइन, मतलब एल्कीन और एल्काइन में होता है पाई बॉन्ड। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बेटे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब इसमें H2 मॉलिक्यूल है ना, इसके फॉर्मेशन बताना है, किस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम इधर ले लिया, तो हाइड्रोजन क्या होता है H2, मतलब H क्या ना, तो एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, तो आपस में ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे फॉर टू स्टेबल इटसेल्फ बाय द ऑक्टेट रूल। ओके, तो अब इसके पास भी दो हो जाएंगे, इसके पास भी दो हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये खुश हैं अब। ओके, तो ये हो गया हमारा 33 क्वेश्चन आई थिंक, या। ओके, नाउ कम टू द 34th क्वेश्चन। Write the important condition required for the linear combination of atomic orbital to form molecular orbital। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से मतलब रिमेम्बर कर लेना है। तो इसकी कुछ कंडीशन ये हैं कि द combining atomic orbital must have same or nearly the same energy। ओके, तो सेम एनर्जी होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। दिस मीन दैट द होमोन्यूक्लियर molecule, the first atomic orbital of an element can combine with the first 1s atomic orbital of another atom and not with 2s orbital। मतलब 1s होगा तो 1s से ही जाके कंबाइन करेगा, 2s से नहीं करेगा। The combining atomic orbital must have proper orientation to ensure the overlap is maximum। Okay, the extent of overlapping should be large। हम्म, तो मतलब ये इसके तीन कंडीशंस हैं, इसको आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये कुछ मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जेई के भी। ओके, अब आते हैं अपने 35th क्वेश्चन पे। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन why the Be2 molecule does not exist। ओके, तो Be2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी हमको बताना है क्यों नहीं करता। तो इसका जो होगा EC, वो हम इस तरह से देखते हैं कि 1s2 और 2s2, मतलब जो BEC होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होता है 1s2 और 2s2, मतलब टोटल 4 एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन अगर हम Be2 लेते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, तो ये होता है सिग्मा सिग्मा स्टार, सॉरी, सिग्मा 2 1 2 2s और सिग्मा स्टार 2s। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होगा
का 1/2 और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्टार वालों को अलग ऐड करते हैं और जो नॉन स्टार वाले हैं उनको अलग ऐड करते हैं और 1/2 कर देते। ओके, तो 1/2 ऑफ 4 - 4 दैट इज 0। अगर किसी बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो हम अपने 36 क्वेश्चन नंबर पे थे। तो कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी of the following species and indicate their magnetic property। तो इसमें हमको क्या करना है कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखना जरूरी है। ओके, तो हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखना मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जैसे इसका MOEC निकाल के इस बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हम इसका बॉन्ड ऑर्डर सबके अलग अलग निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने निकाला था, तो O2- का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, O2+ का 2.5 आया था, O- का 1.5 आया था, O2- का 1 आया था। तो इससे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी